आज हम लोग बात करेंगे प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी ईदगाह के ऊपर। ईदगाह प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जो बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। हम सबसे पहले कहानी के सार को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद कहानी का जो उद्देश्य है, कहानी क्या कहती है, कहानी में कहानीकार ने क्या बताने का प्रयास किया है, इस पे हम सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे। मैंने कहानी के मुख्य पात्रों को भी लिख दिया है, इस पे हम लौटेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कहानी 1933 में प्रेमचंद ने लिखी थी और सबसे पहले यह कहानी चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी का मूल आधार बाल मनोविज्ञान है, एक बच्चे का क्या मनोविज्ञान है उस पर यह कहानी आधारित है। और साथ ही साथ इस कहानी में प्रेमचंद ने यह प्रस्तुत किया है कि गरीबी जो है, अभावग्रस्त जो जीवन है, कैसे बच्चे से उसके बचपन को छीन लेता है और साथ ही साथ वह अपने उम्र से बड़ा हो जाता है। जिम्मेदारियां जो हैं वह उसको उसके उम्र से बड़ा बना देती हैं। इस कहानी में बहुत गहराई से चित्रित हुआ है। बच्चों की आपसी बातचीत में बच्चे कैसा सोचते हैं, बच्चे क्या व्यवहार करते हैं, उसका चित्र तो है ही। साथ ही साथ हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, इस भारत में, इस देश में कितने सारे हामिद हैं। हामिद जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, कितने सारे हामिद हैं। और यह कहानी पढ़ने के बाद हमें यह महसूस होता है कि पढ़ने के बाद हमारी एक पाठकीय जिम्मेदारी क्या है, हमारी नैतिकता क्या है। इस कहानी में सिर्फ एक हामिद है, लेकिन हमारे आसपास न जाने कितने सारे हामिद हैं। तो उन हामिद को लेकर के, वैसे बच्चों को लेकर के जो गरीबी और मुफलिसी में जिनका बचपन जिनसे जुदा होता जा रहा है, उसको लेकर के हमारा कर्तव्य क्या हो सकता है, हमारा दायित्व तो क्या हो सकता है, यह कहानी पाठक को इस तौर पे भी जागरूक करती है। कहानी का मुख्य पात्र जो है वह है हामिद है, जो एक छोटा 4-5 साल का बच्चा है और अमीना हामिद की दादी है। ठीक है, इसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, बहुत छोटा बच्चा है। और ये जो बच्चे हैं मोहसिन, महमूद, सम्मी, नूरे, ये हामिद के दोस्त हैं। कहानी हामिद और इन दोस्तों के संवाद की प्रक्रिया में ही आगे विकसित होती है, आगे बढ़ती है। लेकिन कहानी की जो शुरुआत है, कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि रमजान के पूरे 30 दिन के बाद ईद आई है और हलचल है पूरे गांव में। सभी लोग तैयार होकर के ईदगाह पे जाना चाहते हैं क्योंकि वहां नमाज पढ़ी जानी है और मेला लगा हुआ है। तो बच्चों के लिए तो मेला आप समझते ही हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव जैसा हो जाता है। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि मोहसिन को, महमूद को, सम्मी को, नूरे को, सबको पैसे मिले हुए हैं, सभी अच्छे घर से हैं। लेकिन हामिद बहुत ही गरीब घर का बच्चा है। उसकी एक दादी है जो छोटे मोटे काम करके किसी तरह से घर को चला रही है और बच्चे का पालन पोषण करती है। ईद की सुबह सुबह जो हामिद की दादी हैं, अमीना है, बहुत निराश है, बहुत दुखी है। और इसलिए दुखी है कि वो जानती है कि छोटा सा बच्चा है, उसके पाँव में जूते तक नहीं है, उसके पास पहनने के लिए नए कपड़े तक नहीं है, मेले में उसको देने के लिए उसके पास पैसे तक नहीं है। तो किसी तरह से उसने पड़ोस में जो कपड़े सिल के कुछ पैसे बचाए थे, उसमें से मात्र 3 पैसे किसको देती है? हामिद को दे देती है मेला जाने के लिए। उसके पास एक पुरानी सी टोपी है, वह टोपी पहन लेता है। लेकिन हामिद का जो स्वभाव है वह राजाओं जैसा है। उस मुफलिसी में भी, उस गरीबी में भी वह बहुत प्रसन्न रहता है और बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ बच्चा है। जबकि मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे हैं, ये खूब पैसे गिनते हैं। बचपन में हम लोगों को भी जब मेला के समय पैसा मिलता था तो एक एक करके गिनते थे, बार बार गिनते थे, उसको सजा के रख लेते थे, फिर गिनने लगते थे। सोचते थे ना कि क्या खरीदेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या लेंगे, कौन सी मिठाई खरीदेंगे, कौन सा खिलौना खरीदेंगे। तो ये दृश्य आ रहा है वहाँ पे कि ये सब जो बच्चे हैं ये पैसे गिनते हैं और रख लेते हैं, खुश हो जाते हैं। मेले के लिए ये बच्चे चल पड़ते हैं। हामिद और बाकी इसके सारे जो दोस्त हैं ईदगाह के लिए निकल पड़ते हैं। दूर है, पैदल चलते हुए रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कहीं कांस्टेबल पुलिस लाइन आती है, कहीं स्कूल आता है, कहीं कॉलेज आता है और सब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए चले जा रहे हैं। एक मस्ती है और ऐसा लगता है, इतने जोश में है, ऐसा लगता है कि पाँव में क्या है, स्प्रिंग लग गया है। ठीक है ना, इतने खुश हैं और खुशी खुशी बातचीत करते हुए आपस में वो आगे बढ़ते हैं। इस बातचीत के दौरान जब वो ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस बातचीत में
प्रेमचंद ने उन बच्चों के माध्यम से बहुत सारी सामाजिक स्थितियों का भी चित्रण किया है। जैसे कि आपको याद होगा कि एक जगह जब पुलिस लाइन की तरफ बच्चे जाते हैं तो कहते हैं कि ये पुलिस लाइन है, यहाँ कांस्टेबल रहते हैं जो चोरों से क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तभी मोहसिन प्रतिवाद करता हुआ, हामिद का एक दोस्त, कहता है कि अच्छा ऐसा नहीं है, ये तो चोरों से मिल जाते हैं, ठीक है, और चोरों से मिल जाते हैं और उन्हें चोरी करने के लिए आमंत्रित करते हैं और दूसरे इलाके में जाकर के कहते हैं जागते रहो जागते रहो। इन बच्चों का जो आपसी संवाद है, उस संवाद के माध्यम से प्रेमचंद जो हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी हमें बताते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बच्चे पहुंच गए और ईदगाह के स्थान पे पहुंच गए जहां नमाज अदा हो रही है। और देखिए कि नमाज अदा करते समय ईश्वर के दरबार में, खुदा के दरबार में सभी बराबर हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सभी एक साथ पंक्ति में बैठकर और नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में सब बराबर हैं? ऐसा नहीं है। क्या मोहसिन और महमूद, सम्मी और नूरे की जो स्थिति है, क्या वही स्थिति हामिद की भी है? नहीं है। एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप का देहांत हो गया है, जिसके माँ बाप मर गए हैं, उसकी बूढ़ी दादी बहुत यत्न से, बहुत मुश्किलों से उसका जीवन चला रही है, उसका पालन पोषण कर रही है। और एक तरफ ये दूसरे बच्चे भी हैं जो संपन्न परिवारों से हैं, जिनके पास ठीक ठाक पैसे हैं, जिन्हें अच्छा खासा पैसा मिला है कि वो जाएं और मेले में अपने पसंद की सारी चीजें करें। प्रेमचंद यहाँ बताना चाहते हैं कि कैसे हम यह दिखाते तो हैं कि सब बराबर हैं, सब एक साथ हैं, लेकिन समाज की जो वास्तविक स्थिति है वो ऐसी नहीं है, सब एक जैसे नहीं है। तो सिद्धांत में ये बात तो है कि हम सब बराबर हैं, लेकिन व्यवहार में ये चीज दिखाई नहीं देती है। तो सब पहुंच जाते हैं वहां पे और नमाज अदा होने के बाद सब मेले की तरफ जाते हैं। तो पहली मंडली जो है वह कूच करती है कहाँ, जहां झूले झूल रहे हैं बच्चे। तो कोई घोड़े पे चढ़ता है, कोई ऊंट पे चढ़ता है, लेकिन हामिद किनारे खड़ा होता है। वह सोचता है कि मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, अगर मैं थोड़े से आनंद के लिए झूला झूलूंगा तो मेरे ये 3 पैसे पानी में निकल जाएंगे, इसका कोई फायदा मुझे नहीं होगा। लेकिन वह ललचाई हुई निगाहों से, हसरत भरी निगाहों से अपने बाकी सारे दोस्तों की तरफ देखता है कि कैसे उनके पास पैसे हैं। तो कोई ऊंट पे बैठ के झूला झूल रहा है, कोई घोड़े पे बैठ के झूला झूल रहा है, लेकिन वह अपने सभी अरमानों का, हसरतों का गला दबा देता है, रोक लेता है। वह चाहता जरूर है, लेकिन उसके पास मजबूरी है कि उसके पास पैसे कितने हैं, 3 पैसे हैं, मात्र 3 पैसे। किसी तरह से वह संतोष कर लेता है और आगे बढ़ता है। आगे जब दोस्तों की टोली बढ़ती है तो खिलौने ही खिलौने नजर आते हैं। अब आप देखें 4-5 साल के बच्चे, किस बच्चे की हसरत नहीं होगी कि वह भी बहुत सारे खिलौने खरीदे। हामिद को यहाँ भी बहुत हसरत होती है कि वह खिलौने खरीदे, लेकिन वह नहीं खरीद पाता है। उसका कोई दोस्त भिश्ती खरीदता है, कोई वकील खरीदता है, कोई सिपाही खरीदता है, सब अपने अपने पसंद के खिलौने क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। और साथ ही साथ बच्चे तो बच्चे होते हैं, इसके जो दोस्त हैं मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे, उसे छेड़ते भी हैं कि हामिद तू नहीं लेगा खिलौना, तुम क्यों नहीं ले रहे हो खिलौने। हामिद बहुत कुशलता के साथ, बहुत वाक पटुता के साथ उनका प्रतिवाद करता है और उन्हें जवाब देता है। उन्हें कहता है कि खिलौनों की क्या बिसात, अभी तुमने ली है कल ही टूट जाएंगे। लेकिन यह बात सिर्फ इसलिए कहता है कि इसके अलावा और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर उसके पास पैसे होते तो क्या करता, वह भी खिलौने खरीदता। हामिद वहां मन मसोस के रह जाता है और दोस्तों की टोली फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और मेले में तो होता ही है, कहीं मिठाइयों के स्टॉल हैं, कहीं खिलौनों के हैं, कहीं झूले लगे हैं, ठीक है। तो दोस्तों की टोली खिलौनों के बाद आगे बढ़ती है। तो जब आगे बढ़ती है टोली तो मिठाइयों का बाजार सामने आ जाता है और सब अपने अपने पैसे निकालते हैं। कोई रेवड़ियाँ लेता है, कोई गुलाब जामुन लेता है, कोई कुछ खरीदता है, अपने अपने पसंद की चीजें खरीद कर। हामिद नहीं, ये सारे उसके दोस्त अपने पसंद की चीजें खरीद कर और खाने लगते हैं। हामिद की बहुत तीव्र इच्छा होती है कि वह भी कोई मिठाई खरीद करके खाए। बच्चा तो बच्चा होता है और बच्चों की हसरत कितनी प्रबल होती है कि आप सब जानते हैं कि कैसे जिद कर देते हैं बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए।
लेकिन 4-5 साल का बच्चा बहुत दुखी है अंदर से। हामिद बहुत हसरत भरी निगाहों से देखता है, कोई रेवड़ी खा रहा है, कोई गुलाब जामुन खा रहा है। उसकी इच्छा होती है कि वह भी खाए, लेकिन वह नहीं खा पाता है। और साथ ही साथ दोस्त तो दोस्त हैं, दोस्त उसको छेड़ते भी हैं कि हामिद तू मिठाई नहीं खाएगा, तुम मिठाई नहीं लोगे। तो हामिद क्या करता है, वह जानता है कि उसके दोस्त बड़े शातिर हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं, वो उसे मिठाई देने से रहे, तो उनका प्रतिवाद करता है। और प्रतिवाद करते हुए कहता है कि कौन खाए मिठाइयाँ, किताबों में तो इनकी अनगिनत बुराइयां लिखी हुई हैं, ठीक है, कि मिठाई खाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, और बताता है। तो बाकी सारे उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ, कहने को तो कह रहे हो, लेकिन मन ही मन तुम्हारा जी भी तो ललचा रहा है कि कोई मिठाई दे दे तो क्या करूं, मैं भी खा लूं। और होता भी ऐसे कि उसके 1-2 दोस्त उसको प्यार से बुलाते हैं कि आ जाओ, मैं तुम्हें रेवड़ी दे दूं, ठीक है। हामिद बहुत सोच विचार करके कहता है कि चलो परीक्षा ही ले लूं। जाता है तो बच्चे हैं, जैसे ही हामिद हाथ बढ़ाता है, रेवड़ी उसके हाथ पर रखने के बजाय क्या करते हैं, अपने खा लेते हैं, और सब बाकी क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि बच्चों के मन में जो भी सारी चीजें चल रही हैं या चलती हैं, जो जैसा वो व्यवहार करते हैं, उसके चित्रण के साथ साथ प्रेमचंद बहुत गहराई से, बहुत संजीदगी के साथ यह दिखाते हैं कि कैसे गरीबी में एक बच्चा अलग हो जाता है, समाज से पृथक हो जाता है। उसके लिए उस समाज में कोई जगह नहीं बन पाती है जिस तरह का बचपन उसे मिलना चाहिए, जिस तरह की निश्चलता, जिस तरह का स्वभाव एक बच्चे का होना चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत, खेलता हुआ, कूदता हुआ, मिठाइयाँ खाता हुआ, मेले में खिलौने खरीदता हुआ, वह बिल्कुल हामिद उससे क्या हो जाता है, कट जाता है। दोस्तों की टोली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक बड़ी विचित्र घटना होती है। विचित्र घटना यह होती है कि दोस्त जब आगे बढ़ते हैं मिठाई की दुकान के बाद, तो लोहे की दुकान है। तो लोहे की दुकान बच्चों के किस काम की, लेकिन हामिद वहां ठहर जाता है, बाकी सारे दोस्त उसके आगे बढ़ जाते हैं। हामिद उस लोहे की दुकान पे देखता है कि वहां चिमटे रखे हुए हैं, चिमटे जिसका काम रोटी पकाते समय रोटियों को उठाना होता है। हामिद वहां जाता है और बहुत सोचते हुए, सकुचाते हुए दुकानदार से पूछता है कि ये चिमटे कितने के हैं। तो पहले तो दुकानदार को लगता है कि तुम्हारे काम की चीज नहीं है, उसको मना कर देता है, लेकिन फिर कहता है हामिद कि भाई रखे हो तो बेचने के लिए रखे हो ना, बताओ कितने के हैं। कहा 6 पैसे के हैं। हामिद का दिल दहल जाता है, उसका दिल बैठ जाता है। उसको मालूम है उसके पास कुल कितने पैसे हैं, 3 ही पैसे हैं। दिल बैठ जाता है उसका, और थोड़ा आगे बढ़ता है तो दुकानदार कहता है कि 5 पैसे में मिलेंगे तुम्हें। लेकिन हामिद थोड़ा संकोच के साथ आगे बढ़ते हुए दबी जुबान में कहता है कि 3 पैसे में दोगे क्या ना। दुकानदार कहता है कि ठीक है, आओ ले जाओ। हामिद को उसकी दादी अमीना ने जो 3 पैसे दिए थे, उस 3 पैसे से उसने चिमटा खरीद लिया। और कहानी के प्रारंभ में इतनी मुफलिसी का चित्रण किया है, गरीबी का चित्रण किया है कि आज ईद है और अमीना के घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उसके लिए नए कपड़े छोड़ना, खरीदना तो दूर की बात है। कहीं से मजदूरी करके जो उसको 8 आने पैसे मिले थे, उसी में से उसके दूध का खर्चा छांट के किसी तरह से उसको 3 पैसे दिए थे। और वाह रे हामिद, उसको ख्याल आता है कि रोटियां पकाते हुए अक्सर दादी के हाथ जल जाते हैं, जख्मी हो जाती है, तो क्यों ना मैं एक चिमटा खरीद लूं जिससे रोटियां सेकते हुए दादी के हाथ न जले। और वह अपने सारे अरमानों का गला घोंटता हुआ, मिठाइयाँ खाना बंद करता हुआ, झूले पे खेलना बंद करता हुआ, खिलौनों का त्याग करता हुआ, दोस्तों के उपहास का पात्र बनता हुआ, सब कुछ वह सहता है। लेकिन वह यह नहीं सहता है कि रोटियां सेकते हुए दादी के हाथ जो जल जाते हैं वो नहीं होना चाहिए। और वह अपने 3 पैसे, जो उसके लिए कितने कीमती रहे होंगे, और कीमती इस अर्थ में भी कि पैसे तो थे मात्र 3, लेकिन अपने कितने सारे मूल्यवान अरमानों का गला घोंट दिया उस बच्चे ने, और वह चिमटा खरीद लेता है। चिमटा खरीद के वह आगे बढ़ता है। उसके दोस्त देख करके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि हामिद ये क्या लेके आ गया। हामिद बड़ा चतुर सियाना,
अपना चिमटा फट से धरती पे पटक देता है और कहता है अपने खिलौने पटक के दिखाओ। अब उसके पास साहस के अलावा और वाक पटुता के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। और बड़े सारे उस चिमटे के बखान करने लगता है कि हाथ पे कंधे पे रख लो तो सिपाही की बंदूक हो जाएगी, ठीक है, इससे रोटी निकाल लो, कोई और भी सारा काम कर लो। बातचीत शुरू हो जाती है और अब समाप्त होने वाला है, मेला समाप्त होने वाला है और धीरे धीरे सब अब अपने अपने घर को लौट रहे हैं। घर को लौटते हुए कहानी जब अपने अंतिम बिंदु प्रस्थान की तरफ बढ़ती है तो हामिद के दोस्तों और हामिद के बीच जो एक वाद विवाद शुरू होता है खिलौनों को लेकर के और चिमटे को लेकर के, वो बड़ा शानदार है। ऐसा लग रहा है कि किसी न्यायालय के दो पक्ष हैं, ठीक है, और वाद प्रतिवाद हो रहा है। और अंत में क्या करता है हामिद, यह साबित कर देता है, कन्विंस कर लेता है कि भाई मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, तुम लोगों ने ये काम नहीं किया है। हामिद कहता है कि तुम लोग खिलौने लेके जा रहे हो, तुम्हारी अम्मी अब्बू तुमको दुआएं थोड़े देंगे, मेरी दादी तो मुझे दुआएं देगी, तुम्हें कौन कहेगा कि तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया। और खिलौनों का क्या, आज है कल टूट जाएंगे, लेकिन ये चिमटा देखो, चिमटा तो हमेशा बना रहेगा, ठीक है। फिर आपस में बच्चों की जो बातचीत है उसको बहुत रोचक ढंग से कहानीकार ने प्रस्तुत किया है कि कैसे अपना अपना पक्ष रखते हैं। कोई कहता है कि मेरा सिपाही बहुत बढ़िया है, वह डरा देगा तुम्हारे चिमटे को, तो हामिद कहता है कि आके जरा दिखाए तुम्हारा सिपाही हमारे चिमटे के पास, ठीक है। इस तरह से वो जो संवाद है वो बहुत ही पठनीय है और बहुत ही रोचक है। और बाल मनोविज्ञान की इतनी शानदार छवियां हैं उस पूरे संवाद में कि आप सम्मोहित हुए बिना नहीं रह पाते हैं, आप द्रवित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। और फिर ऐसा समय आता है कि सम्मी जो है एक समय वो पाला बदल करके और हामिद के गैंग में क्या होता है, शामिल हो जाता है। और बाकी सारे दोस्तों को भी लगता है कि हामिद ने बहुत कमाल का काम कर लिया है, तो अपने खिलौने वो देते हैं कि लो जरा थोड़ी देर के लिए मेरे खिलौने रख लो और अपना चिमटा हमें लेने के लिए दो कि हम भी जरा देखें। और वो जो खिलौने आते हैं हामिद के हाथ में तो उसको कितनी तृप्ति होती है। बेशक वह वाद प्रतिवाद कर रहा है, बेशक उसने चिमटा खरीद लिया है, लेकिन जिस तरीके से खिलौनों को अपने हाथ में लेकर के वो देखता है, इससे पता चलता है कि उसके अरमान, अपने अरमानों को, अपनी इच्छाओं को किस तरह से उसने दबाया है, किस तरह से उसने खत्म किया है। सभी अपने अपने घर जाते हैं और आपने कहानी पढ़ी होगी तो मालूम हुआ कि सबके खिलौनों का क्या हाल हुआ, ठीक है। किसी का के सिपाही महाराज गिर गए, किसी के वकील महाराज टूट गए और कहानी, मतलब उनके खिलौनों की कहानी क्या होती है, वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी का अंत बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है लेखक ने। जब हामिद चिमटा लेकर के अपनी बूढ़ी दादी के पास जाता है और दादी पूछती है कि क्या किया मेले में, तो कहता है कि दादी ये चिमटे तुम्हारे लिए लाया हूं। बहुत द्रवित कर देने वाला यह दृश्य है। और वह सोचती है कि एक तो अभागे इसके पास 3 ही पैसे, इस 3 पैसे में ना तो इसने मिठाइयाँ खाई, ना तो अपने लिए कुछ खिलौने खरीदे, और ले भी आया तो मेरे लिए एक चिमटा लेकर के आया। और वह बिलख बिलख करके उसको गले लगा करके क्या करती है, रोने लगती है। का जो अंत है वो बहुत ही मार्मिक और बहुत ध्यान देने वाली बात है। लिखते हैं कि अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। छोटा बच्चा नहीं हो गया, बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, सच में छोटा बच्चा था, वो इसका रहस्य नहीं समझ पाता। लेकिन अंत में कहानीकार जो ये बात कह रहा है कि छोटे हामिद ने बूढ़े हामिद का रोल प्ले किया था, दरअसल यह हमारे पूरे सामाजिक ढांचे पे, सामाजिक सिस्टम पे एक तरह से व्यंग है, तमाचा है, जहां एक बच्चा बच्चा नहीं रहा। बच्चे को तो बच्चे की तरह रहना चाहिए ना, उसको तो आकर यह दिखाना चाहिए था कि दादी ये खिलौने लिया, ये मिठाइयाँ खाई, ये झूले झूले, लेकिन उसके पास उस मेले के बखान के लिए कुछ है ही नहीं। और उसकी दृष्टि सिर्फ इस बात पे रहती है कि मेरी दादी की उंगलियां, उसके हाथ जल जाते हैं रोटियां सेकते समय, तो वह एक छोटा सा चिमटा
दादी के लिए लेकर के आता है। कहानी इसी संवाद के साथ खत्म होती है कि दादी उसको गले लगा लेती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है, उसको दुआएं देने लगती है। यह तो हो गया कहानी का सार। अब कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी कहना क्या चाहती है? कहानी बताना क्या चाहती है? तो सबसे प्रमुख बात तो इस कहानी की है कि इसमें बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। बहुत सूक्ष्म ढंग से बाल मनोविज्ञान का चित्रण कहानीकार ने किया है। आप सब यह जानते हैं कि मेले के साथ ही कहानी रफ्तार पकड़ती है और मेले के समापन के साथ ही कहानी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। यह पूरी कहानी बनती ही है बच्चों के आपसी संवाद से और उनके व्यवहार से। तो बहुत एक एक पक्ष को बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी मनोस्थिति क्या होती है, उसके एक एक पक्ष को बहुत खूबसूरती के साथ इसमें कहानीकार ने क्या किया है? प्रस्तुत किया है। लेकिन कहानी का जो अंत है वह बहुत ही मार्मिक है कि जब वह चिमटा ला करके दादी को देता है और दादी बिलख बिलख कर रोने लगती है और कहती है, कहानीकार यह कहते हैं कि छोटे हामिद ने बूढ़े हामिद का रोल प्ले किया। तो कहानीकार यहाँ बताना चाहता है कि कैसे गरीबी और मुफलिसी जो है, अभावग्रस्त जीवन जो है, बच्चों से उनके बचपन को क्या करती है? ये चीजें छीन लेती है। गरीबी बच्चे से बचपन को, उसके बचपन को क्या कर लेती है? छीन लेती है। और समय से पहले ही वो बच्चे क्या हो जाते हैं? जिम्मेदार हो जाते हैं। जो जिम्मेदारी एक वक्त के बाद उन्हें आनी चाहिए थी, 4-5 साल के बच्चे को उस गरीबी ने, उस मुफलिसी ने समय से पहले क्या कर दिया है? जिम्मेदार बना दिया है। तो गरीबी का चित्रण, एक बच्चे के बचपन के छिन जाने का चित्रण, और साथ ही साथ समय से पहले वह कैसे जिम्मेदार हो जाता है, इसकी बात कहानीकार ने यहाँ की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हामिद का चिमटा खरीदना हामिद की संवेदनशीलता को दिखाता है, उसके गुण को दर्शाता है। लेकिन यह हमारे समाज का एक असली चित्र भी है कि कैसे जो हमारा समाज है और उस समाज में हाशिए पे खड़े जो लोग हैं, वंचित शोषित जो लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। आप देखेंगे कहानी के प्रारंभ में भी कि अमीना जो है, दादी जो उस बच्चे का पालन पोषण करती है, उतना सिर पीट रही है कि करें तो करें क्या, नींद आ गई है। और हामिद के पिता का जिक्र एक ही बार इस पूरी कहानी में आता है। बाद में जब वह कहती है कि अगर आबिद होता तो क्या ईद ऐसे ही आती और चली जाती, याद करती है। तो हामिद के पिता का, जिसका नाम आबिद है, इस कहानी में सिर्फ एक बार मात्र जिक्र हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि किस तरह से हाशिए पे खड़े हुए जो लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उसका चित्रण यहाँ पे लेखक ने किया है और बताने का यह प्रयास किया है कि गरीब लोग जो होते हैं, वंचित शोषित लोग जो होते हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या होती है, उनका मर्म क्या होता है। और इस तरह के गरीब बच्चे जो होते हैं, हामिद की तरह के जो गरीब बच्चे होते हैं, वो किस तरह से मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं कम उम्र में भी बड़े होने के लिए, सोचने के लिए। आप देखें कि कहानी के प्रारंभ में हामिद बहुत सारी कल्पनाओं को जीता है। वह कहता है कि अम्मी और अब्बू आएंगे तो मेरे लिए खिलौने लाएंगे, मेरे लिए कपड़े लाएंगे, मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा। उसके अरमान तो झलकते हैं, एक स्वाभाविक अरमान जो है, लेकिन अंत में जब निर्णय लेने की स्थिति आती है तो न वो खिलौना खरीदता है, न वो कपड़े खरीदता है, न वो मिठाइयां खाता है। वह क्या करता है? अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर के आता है, यानी कि समय से पहले बड़ा हो जाना। तो गरीबी, मुफलिसी इतना जिम्मेदार बना देती है व्यक्ति को कि वह उम्र से पहले क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इसका बहुत ही सूक्ष्म चित्रण और बहुत संजीदगी के साथ इसका चित्रण इस कहानी में प्रेमचंद ने किया है। ठीक है। बाल मनोविज्ञान के साथ साथ आर्थिक शोषण पर आधारित हमारे समाज का जो असली चित्र है, वह असली चित्र भी कहानीकार ने इस कहानी में प्रस्तुत किया है। कि कैसे आप देखें कि प्रारंभ में एक दृश्य दिखाया जाता है शुरुआत में, जहां नमाज पढ़ते हुए सब लोग बैठे हुए हैं। तो बराबरी का सिद्धांत तो हम दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में वह बराबरी का सिद्धांत होता नहीं है।
और सिर्फ हामिद ही नहीं, हामिद की तरह आज भी लाखों करोड़ों बच्चे हामिद की जिंदगी जीने के लिए विवश हैं, जिनसे उनका बचपन छीन गया है, जो स्कूल नहीं जा पाते, जो कॉलेज नहीं जा पाते। सड़कों पे आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे किस तरह से 2 वक्त की रोटी के लिए इनसे उनसे 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 मांगते रहते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी आपने सुना है कि ऐसे बच्चों को कैसे लोग पकड़ लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो हामिद के बहाने समाज की जो हमारी एक स्थिति है, उस स्थिति का चित्र खींचा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ते समय सब बराबरी तो दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में बराबरी नहीं है। दरबार में बैठ करके एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ नमाज अदा करना और बराबरी की बात करना कि हम सब बराबर हैं, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं, परमात्मा के बंदे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि हम बराबर नहीं हैं। जो मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे की स्थिति है, वह स्थिति हामिद की नहीं है। तो हमारा समाज सिद्धांत में कुछ और है, लेकिन व्यवहार में कुछ और है। आई बात समझ में? इस विषय को भी कहानीकार ने बहुत संजीदगी के साथ इस कहानी में क्या किया है, प्रस्तुत किया है। बाल मनोविज्ञान के रास्ते जो हमारी सामाजिक राजनीतिक स्थिति है, उसका भी चित्रण किया है। मैंने प्रारंभ में एक बात कही थी कि शुरू में ही जब वो यात्रा करते हुए जाते हैं ईदगाह की तरफ, तो पुलिस लाइन की जब बात आती है तो कैसे उनकी बातचीत से यह पता चलता है कि जो रक्षक हैं वही भक्षक हैं, जिनकी जिम्मेदारी हमारी रक्षा करनी है वही चोरों से कैसे मिल जाते हैं। तो भ्रष्टाचार और जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो आपसी साठगांठ है लोगों की, और उस साठगांठ के बदौलत कैसे भ्रष्टाचार हमारे समाज का एक बहुत गहरा हिस्सा हो चुका है, उसका भी चित्रण इस कहानी में कहानीकार ने किया है। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि भारतीय समाज में जो आत्मीय संबंध हैं, उन आत्मीय संबंधों की तरफ भी इशारा करते हैं प्रेमचंद। आप देखें कि कहानी के प्रारंभ में किसी का बटन टूट गया है तो कोई कहीं सुई धागा मांगने जा रहा है, किसी के यहाँ कोई परेशानी है तो पड़ोसी के घर से वह कुछ लेने जा रहा है। तो वो यह भी बताते हैं कि भारतीय समाज में परिवारों के बीच जो आपसी संबंध है वो बहुत शानदार किस्म का संबंध है, बड़े सहज है। लोग, किसी के यहाँ कुछ नहीं है तो पड़ोस के यहाँ से जाके कुछ ले लिया, उसके यहाँ नहीं है तो वह अपने पड़ोसी के यहाँ चला गया। तो इसी बहाने वह भारतीय समाज में पड़ोसियों के बीच, अपने लोगों के बीच जो एक प्रेमपूर्ण संबंध है, उसका भी चित्रण कहानीकार ने किया है। और सबसे अंत में जो मुझे सबसे जरूरी बात लगती है इस कहानी की, वह यह लगती है कि कहानीकार ने हम सब पाठकों के सामने एक प्रस्ताव रखा है, और वह प्रस्ताव है कहानी पढ़ने के बाद जो एक नैतिकता बोध, कर्तव्य बोध जो एक पाठक महसूस करता है। आप देखेंगे कि कहानी पढ़ने के ठीक पहले आप जो थे, कहानी पढ़ने के ठीक बाद आप वैसे ही नहीं होते हैं। आपके बीच हामिद गूंजता रहता है, बहुत देर तक हम सबके भीतर हामिद क्या होता है, गूंजता रहता है। उसके दुख गूंजते रहते हैं, उसकी संवेदना गूंजती रहती है, लेकिन उसका चरित्र भी गूंजता रहता है। तो हम सब पाठकों को प्रेमचंद एक नैतिक जिम्मेदारी देते हैं कि हमारे आसपास भी बहुत सारे हामिद हैं, और उनको लेकर के हमारा क्या दायित्व हो सकता है। तो सबसे पहला दायित्व तो ये है कि हम हर उस गरीब बच्चे के प्रति जो हमारे आसपास है, जो अभाव में जीवन जी रहा है, उसके प्रति हम संवेदनशील हो सकें, उसके प्रति हम उदार हो सकें, हर संभव हम कोशिश कर सकें, जितनी भी हमसे हो सके हम उनकी मदद कर सकें। तो पाठकीय जिम्मेदारी का एक बोध जो है इस कहानी का, वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के किसी हामिद को थोड़ी बहुत भी मदद कर सकें, उसे हामिद होने से बचा सकें, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। मुझे इस कहानी का जो सबसे मजबूत पक्ष लगता है, वह यह लगता है कि यह कहानी एक पाठक को नैतिकता बोध देती है, जिम्मेदार बनाती है कि हामिदों को लेकर के, हामिद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, या एक सिर्फ बच्चा नहीं है। हामिद क्या है, एक जाति है, ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की जो गरीबी और मुफलिसी में जीवन जी रहे हैं। तो उनके लिए हमारी जो एक जिम्मेदारी हो सकती है, संवेदनशील मन से हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में इसे सोचने का हमें यह कहानी रास्ता देती है।
और कहानी का जो शिल्प पक्ष है, शिल्प पक्ष कहानी का बहुत मजबूत है, बहुत सहज और सरल ढंग से कहानी आगे बढ़ती है। रोचक संवादों से, बच्चों की आपसी बातचीत से कहानी विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ती है। चरित्र का जो गठन किया है प्रेमचंद ने, बहुत शानदार ढंग से उसका चित्रण किया है। कहानी में पढ़ते हुए कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगता है जो अलग से कुछ आ गया है। ऐसा लगता है कि एक बार कहानी शुरू हुई, हम डूबे, डूबते चले गए, डूबते चले गए। यह प्रेमचंद के लेखन की काबिलियत है, यह उनकी खूबसूरती है। सहज सरल भाषा के प्रवाह में कहानी आगे बढ़ती है और अंत में पाठक को एक बिंदु पर छोड़ देती है जहां उसके भीतर एक शून्य होता है और उस शून्य में बहुत सारे सवाल होते हैं। और उन सवालों में सबसे जरूरी सवाल यह कि कैसे एक बच्चे से उसके बचपन को न छीना जाए, एक बच्चे के बचपन को कैसे वापस लौटाया जा सके और अपने आसपास के हामिद को कैसे बचाया जा सके। यह कहानी इसी विराम पे समाप्त होती है।